सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 28 अप्रैल 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हिंद महासागर में अमेरिका ने ईरान के 2 तेल टैंकर्स को किया जब्त, 40 लाख बैरल तेल पर कब्जा। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका से भिड़ गया ईरान, न्यूक्लियर कॉन्फ्रेंस में ईरान को वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने पर मचा बवाल। इसराइली आर्मी चीफ का ऐलान दे रहा बड़ी जंग की आहट, कहा पूरा 2026 जंग का रहेगा साल। मकबूजा यरूशलेम में इसराइली फौज की दहशत, रिफ्यूजी कैंप्स में छापेमारी कर दर्जनों फलस्तीनियों को किया गिरफ्तार। जुल्म के साए में दिखी बच्चों की हिम्मत, कल इंडिया कैंप में इसराइली फौजियों के सामने लहराया फिलिस्तीन का परचम। और हिजबुल्लाह के FPV ड्रोन्स का कहर, तय हवा में घुसे इसराइली फौजियों को सीधे निशाने पर लिया। शुरुआत करते हैं इस शो की। अमेरिका ने हिंद महासागर में इंडियन ओशन में बड़ी चोट करते हुए ईरान के 2 तेल टैंकरों को कब्जे में ले लिया है, जिनमें करीब 40 लाख बैरल तेल मौजूद है। पर्शियन गल्फ में हजारों मील दूर हुई इस लूट पर ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने सख्त जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि लुटेरों की वापसी का इस्तकबाल है, बस अब वो सरकारी कागजों और झंडों के साथ अपनी लूट को कानून का नाम दे रहे हैं। हिंद महासागर में हुई ये जब्ती बेहद अहम है, क्योंकि वॉशिंगटन अब पूरी दुनिया में ईरान के तेल के जहाज़ों का पीछा कर रहा है। ये वाक़या 27 अप्रैल का है और 28 की देर रात ये बयान ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से आया है। ये वाक़या साफ करता है कि अमेरिका अब ग्लोबल लेवल पर ईरान के बिजनेस को ठप करने की मुहिम चला रहा है। उधर यूनाइटेड नेशंस में भी ईरान ने अपना दम दिखाते हुए अमेरिका से टक्कर ले ली। अमेरिका से भिड़ गया ईरान यूनाइटेड नेशंस में न्यूक्लियर हथियारों को लेकर बुलाई गई कॉन्फ्रेंस के आगाज में ही अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। 4 हफ्तों तक चलने वाली इस मीटिंग की शुरुआत में ही दोनों मुल्क एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। इस पूरी बहस की सबसे बड़ी वजह बनी ईरान को इस कॉन्फ्रेंस के 34वें वाइस प्रेसिडेंट में से एक चुना जाना। यह अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हुआ। खास बात यह है कि एक नहीं 121 मुल्कों के नॉन अलाइंड मूवमेंट ने ईरान को अपना उम्मीदवार बनाया था। 121 मुल्कों ने। इस पर अमेरिका को मिर्च लग गई और उसने इस फैसले पर सख्त नाराजगी जताई। 27 अप्रैल की देर रात आई इस खबर और इस सियासी तकरार की बड़ी बातें ये हैं कि इस मौके पर अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया और UAE की हिमायत मिली। इसके साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी ईरान के चुने जाने पर फिक्र जाहिर की। दूसरी तरफ रशिया ने इस मुद्दे पर ईरान का बचाव किया और कहा कि सिर्फ एक मुल्क को निशाना बनाना गलत है। अमेरिकी नुमाइंदे ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का निज़ाम इस बात से गहरे सदमे में है कि एक ऐसा मुल्क जो न्यूक्लियर ट्रीटी यानी NPT की धज्जियां उड़ाता रहा है, उसे ही वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन इसराइल से कभी नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम है या नहीं है। यहाँ ईरान धज्जियां उड़ा रहा है NPT। दोस्तों, वियना में UN के लिए ईरान के एम्बेसडर रजा नजफी ने अमेरिका के इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने अमरीकी बयान को बेबुनियाद और सियासत में डूबा हुआ बयान करार दिया। नजफी का कहना था कि ईरान पर लगाए जा रहे इल्ज़ामात में कोई सच्चाई नहीं है, हम कोई न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हैं। दोस्तों, ईरान की अमेरिका से हुई ये झड़प दिखाती है कि न्यूक्लियर हथियारों को लेकर होने वाली ये 4 हफ्तों की मीटिंग काफ़ी हंगामेदार रहने वाली है। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी ईरान की घेराबंदी करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी सियासी जीत के जरिए ये पैगाम दे रहा है कि उसे दुनिया के एक बड़े हिस्से का सपोर्ट हासिल है। इसे अमेरिका खोल कर देख ले। खबर सुनिए। ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग को ख़त्म करने के लिए ईरान ने एक नई तजवीज़ प्रपोजल पेश किया, जो हमने आपको कल बताया। इस पर कल देर रात अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी की जो काउंसिल है, सलाहकार हैं, उनके साथ लंबी चर्चा की। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इस बात की तस्दीक की है कि ट्रंप इस नए फॉर्मूले पर गौर कर रहे हैं। दोस्तों, ईरान ने अपनी तजवीज़ में कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जहाज़ों की आवाजाही के लिए खोलने को तैयार है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है। ईरान का कहना है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत अभी नहीं, बल्कि जंग खत्म होने और गल्फ में जहाज़ों को लेकर चल रहे तमाम मसले सुलझने के बाद की जाएगी। हालांकि व्हाइट हाउस ने
یہ صاف کر دیا ہے کہ ٹرمپ کی بنیادی مانگیں اب بھی وہی ہیں اور وہ کسی بھی قیمت پر جھکنے والے نہیں ہیں۔ امریکہ کے ودیش منتری یا سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے یہ کہا ہے کہ ایران صرف وقت کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم اسے اس میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کے لوگ بہت منجھے ہوئے کھلاڑی ہیں اور بہت تجربے کار بات چیت کرنے والے نیگوشیٹرز ہیں۔ روبیو نے کہا ہمیں یہ پکا کرنا ہوگا کہ کوئی بھی سمجھوتا ایسا ہو جو انہیں یعنی ایران کو کسی بھی موڑ پر نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے پوری طرح روکے۔ یعنی امریکہ کا سیکریٹری آف اسٹیٹ کہہ رہا ہے کہ بہت تیز دماغ ہیں ایرانی، انہیں ذرا سا دو گے کہیں سوراخ اور یہ پورا بھاڑ کر کے نکل جائیں گے اور بم بنا کے رہ آئیں گے۔ دوستو، امریکہ کا ماننا ہے کہ نیوکلیئر مدعے پر بات چیت سب سے پہلے ہونی چاہیے، جبکہ ایران اسے سب سے آخر میں رکھنا چاہتا ہے۔ ایسے میں یہ نئی تجویز کسی نتیجے پر پہنچتی ہے یا صرف کاغذوں تک سمٹ کر رہ جاتی ہے، یہ آنے والے کچھ دنوں میں صاف ہو جائے گا۔ ویسے ان خبروں کے علاوہ کئی اور خبریں اس تجویز کو لے کر، پلان کو لے کر اور ہرموز کو لے کر آ چکی ہیں، لیکن کنفرمیشن کے بعد وہ آپ تک پہنچا دیں گے۔ کچھ لوگوں کو میری آواز کم سنائی دے رہی، کیا آپ سب لوگوں کو سنائی دے رہی ہے؟ نہیں نا، گلے میں انفیکشن ہے، زیادہ زور سے چیخیں گے تو کھانسنے لگیں گے، تو معذرت، بڑھتے آگے۔ اسرائیل کئی مورچوں پر پورے سال جنگ لڑنے کا پلان بنا چکا ہے اور اس کے لیے وہ تیزی سے نئے فوجیوں کی بھرتی کرے گا، پورے سال، ہر محاذ پر۔ یہ خبر اسرائیل کی طرف سے کسی بھی سیز فائر کو نہ ماننے کا ایک کھلا اشارہ ہے، اور کہی کس نے یہ بات؟ اسرائیلی آرمی چیف نے۔ اس کی تازہ بیان سے صاف ہو گیا ہے کہ وہ جنگ کو روکنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ 27 اپریل کو جاری ہوا یہ بیان 28 اپریل کو چھایا ہوا ہے۔ اسرائیلی آرمی کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایال زامن نے وارننگ دی ہے کہ سال 2026 بھی تمام فرنٹس پر، تمام محاذ پر جنگ لڑتے رہنے کا سال ہونے والا ہے۔ زامر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی فوج ایران اور حزب اللہ کے خلاف اپنی جنگ کو جاری رکھے گی۔ زامر نے صاف لفظوں میں کہا کہ اکتوبر 2023 سے شروع ہوئی یہ ملٹی فرنٹ کیمپین تھمنے والی نہیں ہے اور 2026 میں بھی جنگ کے یہ تمام مورچے اسی طرح دہکتے رہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسرائیلی آرمی کے چیف نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اسرائیل کو اس وقت اور زیادہ فوجیوں کی بھرتی کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے مطابق آنے والے سالوں میں فوج کے پاس کام اور چیلنج بڑھنے والے ہیں، اسی لیے اسرائیل کے سامنے سب سے ضروری کام اپنے فوجیوں اور ملٹری سٹاف کی تعداد کو بڑھانا ہے۔ اسرائیل کو اب بڑی تعداد میں نئے فوجی چاہیے ہیں۔ یہ ایک دو ملکوں میں اسرائیل کے سپورٹر یعنی بھکتوں کے لیے اچھا موقع ہو سکتا ہے، لیکن وہ بس سڑکوں پر ناچ کر ہی ہمت دکھا سکتے ہیں، زہر پھیلا سکتے ہیں، خیر وہ جائیں گے نہیں۔ ایال زامر کے اس بیان سے یہ بات شیشے کی طرح صاف ہے کہ نتن یاہو کا نظام اور وہاں کی آرمی کسی بھی امن کی پیشکش کو درکنار کر لمبے وقت تک جنگ کو کھینچنے کی تیاری کر چکی ہے۔ 2026 کو جنگ کا سال قرار دینا یہ بتاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس خطے میں تباہی اور تیزی سے بڑھ سکتی ہے اور ہم اسے ہوتا ہوا دیکھیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، آپ نے دنیا کی کسی ایسے سیز فائر کے بارے میں سنا ہے جس میں فائر سیز نہ ہو، فائر کرتے رہنے کی چھوٹ سمجھوتے میں دی گئی ہو؟ کوئی ایسا سیز فائر دیکھا؟ نہیں۔ سوال کمال کا تھا نا۔ اب سنیے وار کرائم کے ملزم نتن یاہو کے 27 اپریل کی رات چوڑے ہو کر دیے اس بیان کو جس نے مجھے حیران کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے لیبنان سیز فائر کو آگے بڑھانے کے اعلان کے بیچ نتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ لیبنان پر حملے کرنا اصل میں امریکہ اور لیبنانی سرکار کے ساتھ ہوئے ایگریمنٹ کا حصہ ہے۔ بتاؤ بلا، کہہ رہا ہے ایگریمنٹ کا حصہ ہے، سمجھوتے کا۔ اس کا کہنا ہے کہ سو کالڈ سیکیورٹی زون اور یہاں تک کہ لتانی دریا کے پار شمالی علاقوں میں کیے جا رہے حملے لیبنان میں اس سیز فائر سمجھوتے کے تحت ہی آتے ہیں جو امریکہ کی مدد سے اسرائیل اور لیبنان کے بیچ ہوا ہے۔ اس حیران کرنے والے بیان کی بڑی باتیں یہ ہیں کہ نتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس کسی بھی خطرے کے خلاف ایکشن لینے کی پوری آزادی یعنی فریڈم آف ایکشن برقرار ہے، اور یہ بات سمجھوتے میں شامل ہے۔ اس نے لیبنان کے سرحدی علاقوں میں کی جا رہی خطرناک تباہی کو جائز ٹھہراتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ سب امریکہ کی میڈیشن میں لیبنان کے ساتھ چل رہی بات چیت کو مضبوطی دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
यानी दुनिया की नज़रों में ये सीज़ फायर है, लेकिन नेतन्याहू के लिए ये अपनी मर्जी से बमबारी करने का एक कानूनी लाइसेंस है। ये बयान साफ दिखाता है कि नेतन्याहू किस तरह अमन की कोशिशों का मजाक उड़ा रहा है। एक तरफ सीज़ फायर का नाम लिया जा रहा है और दूसरी तरफ समझौते की आड़ में लेबनान की सॉवरेनिटीज, लेबनान की खुदमुख्तारी को कुचला जा रहा है। नवाब सलाम, जोसेफ आउन कहाँ हो? नेतन्याहू का ये रवैया ये बताता है कि वो किसी भी कायदे कानून को मानने के बजाय सिर्फ जोर और ज़बरदस्ती की ज़ुबान समझता है। अब लेबनान की हुकूमत को बताना चाहिए कि नेतन्याहू अपने एक दोस्त की तरह झूठ बोल रहा है या उसके इस दावे में कोई सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो लेबनान की हुकूमत क्या वाकई मुर्दार हो चुकी है? आते हैं फ़लस्तीन की तरफ। मकबूजा यरूशलेम के शुमाल में इसराइली फ़ौज ने भारी तबाही मचाई है। अल राम टाउन और कालिंदिया रिफ्यूजी कैंप में छापेमारी के दौरान 35 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आँखों पर पट्टी और हाथ बांध के इन लोगों को जानवरों की तरह ले जाने वाली इसराइली फ़ौज को दुनिया क्या कहेगी, ये दुनिया ही तय करे। वफा न्यूज़ एजेंसी की 27 अप्रैल की रात आई रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों ने घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और कई मकानों को अपनी मिलिट्री चौकियों में बदल दिया। रिहायशी इलाकों में सीधी फायरिंग और आंसू गैस की वजह से कई लोग जख्मी हुए हैं, जबकि आसमान पर इसराइली ड्रोन्स मुसलसल मंडराए जा रहे हैं। नेतन्याहू की फ़ौज ने तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, जिससे मकामी लोगों की ज़िंदगी और कारोबार पूरी तरह से ठप हो गए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि फ़लस्तीनी नौजवानों को जबरन उठाकर ले जाया जा रहा है ताकि इस मकबूजा ज़मीन पर पूरी तरह दहशत फैलाई जा सके। अब पिछली न्यूज़ के बाद का दूसरा पार्ट देखिए ना। मकबूजा यरूशलेम के शुमाल में वाक़ कालिंदिया रिफ्यूजी कैंप में इसराइली फ़ौज की भारी छापेमारी और जुल्म के बीच एक बेहद शानदार मंजर देखने को मिला। दर्जनों लोग गिरफ्तार किए गए, जहां से वहां मकामी बच्चों ने इसराइली फ़ौजियों की आंखों में आंखें डालकर बड़े फ़ख्र के साथ फ़लस्तीन का एक बड़ा सा परचम, एक बड़ा सा झंडा लहरा दिया। जब इसराइली फ़ौजी कैंप के घरों में तोड़फोड़ कर रहे थे और दहशत का माहौल था, तब इन छोटे बच्चों ने बेखौफ होकर अपनी आज़ादी का ऐलान किया। फ़लस्तीनी बच्चों का ये जज्बा साफ तौर पर नेतन्याहू की फ़ौज को ये पैगाम दे रहा है कि गोलियों और गिरफ्तारियों से फ़लस्तीनियों के हौसले नहीं तोड़े जा सकते। वेस्ट बैंक पर इसराइल का नाजायज़ कब्ज़ा है। यूनाइटेड नेशंस इसे नहीं मानता, दुनिया के ज़्यादातर मुल्क इसे नहीं मानते। इसीलिए इसराइल को एक मुल्क के तौर पर कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता। कुछ को छोड़ दें, इसराइल का कोई नक्शा नहीं है, क्योंकि उसे ग्रेटर इसराइल बनाना है, ज़मीनें कब्जाना है। और ज़मीन को कब्जाने की प्रोसेस में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बैंक के अंदर नाबलस नाम की एक जगह है, एक शहर है, एक इलाका है। वहाँ उसके जुनूब में एक गांव है जालूद। वहाँ इसराइली इंतहा पसंद सेक्टर्स ने वहशीपन दिखाते हुए एक फ़लस्तीनी फैमिली के घर को आग लगा दी ताकि उन्हें जिंदा जलाया जा सके। ये खबर कह रही है। यह हमला इतना अचानक और खौफनाक था कि फैमिली के लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़कर वहाँ से फ़ौरन भागना पड़ा। इन हमलावरों ने मासूमों को निशाना बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और पूरा घर देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। मकामी लोगों का कहना है कि वाक़या फ़लस्तीनियों को डराने की एक और मिसाल है, जहां उन्हें अपनी ही ज़मीन पर निशाना बनाया जा रहा है। ये वाक़या 27 अप्रैल 2026 को पेश आया है। गज़ा से एक हल्की सी अच्छी खबर है। फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के साथ मिलकर गज़ा स्ट्रिप से बीमारों को बाहर निकालने का काम जारी रखा है। पीर यानी मंडे की रात तक करेम अबू सलेम क्रॉसिंग के ज़रिए 189 लोगों को निकाला गया, जिनमें 81 मरीज़ और उनके साथ मौजूद 108 तीमारदार शामिल हैं। ये मेडिकल एवैक्यूएशन उन मरीज़ों के लिए किया गया है जिन्हें गज़ा से बाहर इलाज की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि गज़ा में उनका इलाज हो नहीं पा रहा। इंटरनेशनल पार्टनर्स की मदद से इन लोगों को दूसरे मुल्कों के मेडिकल सेंटर्स तक पहुंचाया जा रहा है ताकि उन्हें सही इलाज, सही ट्रीटमेंट मिल सके। बात लेबनान की। हिजबुल्लाह के ड्रोन्स अब डायरेक्ट इसराइली फ़ौजियों के ऊपर गिर रहे हैं।
कल हुए एक हमले का वीडियो सामने आया है जिसमें टैंक के पास मौजूद इसराइली फौजियों को निशाना बनते हुए आप देख रहे होंगे। खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह ने जनूबी लेबनान के तैयबा इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे इसराइली फौजियों को अपना निशाना बनाने का दावा किया, बल्कि ये वीडियो भी जारी किया। इसराइली रिपोर्ट्स ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इस हमले में उनके एक फ़ौजी की मौत हो गई। काफ़ी ज़ख्म आने के बाद, काफ़ी खून बहने के बाद उसकी जान चली गई, जबकि 5 फ़ौजियों की हालत बेहद नाजुक है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक 2 एडवांस्ड FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। पहला हमला तो सीधा निशाने पर लगा, जबकि दूसरा ड्रोन उन फौजियों को निशाना बनाने के लिए भेजा गया था जो अपने ज़ख्मी साथियों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेबनान के इस फ्रंट पर जंग काफ़ी तेज़ हो गई है। नेतन्याहू की फ़ौज लगातार अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके ड्रोन्स और जाल बिछाकर किए जाने वाले हमलों से IDF को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलहाल पूरे इलाके में हालात काफ़ी कशीदा हैं, काफ़ी टेंस हैं और दोनों तरफ से ज़बरदस्त गोलीबारी जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कुछ वक्त बाद, कुछ घंटे बाद एक नया वीडियो आएगा। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।